नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिहार में चीनी मिलों का इतिहास एवं निजीकरण। बिहार सरकार ने किस अवधि के बीच चीनी मिल का अधिग्रहण किया था? 1977 से 1985 के बीच। 1998 के बाद बिहार में उद्योगों की स्थिति कैसी होती चली गई? स्थिति बिगड़ती चली गई 1998 के बाद। बिहार में बंद होने वाली सबसे पहली चीनी मिल कौन सी थी? दरभंगा की सकरी चीनी मिल। बिहार स्टेट शुगर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005 में। कॉरपोरेशन की सिफारिश पर चीनी मिलों के जीर्णोद्धार के लिए क्या कदम उठाया गया? मिलों को लंबी अवधि के लीज पर निजी हाथों में सौंप दिया गया। किस उत्पाद के उत्पादन को ध्यान में रखकर मिलों को निजी हाथों में सौंपा गया था? इथेनॉल के उत्पादन को। बिहार राज्य में 28 दिसंबर 2007 से पहले निवेशकों की रुचि किसमें ज़्यादा थी? चीनी मिलों को चलाने में कम और इथेनॉल के उत्पादन में ज़्यादा। निवेशक गन्ने के रस से सीधे क्या बनाने की अनुमति मांग कर रहे थे? सीधे इथेनॉल बनाने की अनुमति। गन्ने के रस से इथेनॉल बनाने की अनुमति मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने की अनुमति पर क्या निर्णय लिया था? केंद्र सरकार ने राज्य की इस मांग को खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार मांग खारिज करने के बाद बिहार की चीनी मिलें किस में तब्दील हो गई? ये मिलें कबाड़ में तब्दील हो गई। कबाड़ में इथेनॉल बनाना था इसको, लेकिन सरकार ने परमिशन ही नहीं दी, तो ये कबाड़ में तब्दील हो गई चीनी मिल। निजी उद्योग के नाम पर बिहार में रोहतास इंडस्ट्री लिमिटेड कहाँ स्थित है? डालमिया नगर में। अशोक पेपर मिल बिहार के किस जिले में स्थित है? दरभंगा में। अशोक पेपर मिल कहाँ? दरभंगा में। हिंद इंजीनियरिंग कंपनी बिहार के किस स्थान पर स्थित है? बरौनी में। हिंद इंजीनियरिंग कंपनी बिहार के किस स्थान पर स्थित है? बरौनी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उद्योगों में निवेश बढ़ाने की पहल, नीति एवं लाइसेंस। बिहार सरकार ने किन उद्योगों को अपनी नीतियों में प्राथमिकता दी है? जिन उद्योगों में मैन पावर मतलब मानव श्रम की प्राथमिकता दी गई थी। दूसरे राज्यों से मैन पावर के स्थानांतरण। दूसरे राज्यों से मैन पावर के स्थानांतरण के लिए सरकार ने क्या किया? कई तरह की सहूलियत का ऐलान किया। मैन पावर स्थानांतरण की ये सहूलियतें किस तिथि तक लागू रखी गई थी? 31 मार्च 2025 तक। 31 मार्च 2025 तक। बिहार के प्रत्येक जिले में कम से कम कितने औद्योगिक क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया गया? कम से कम 2 औद्योगिक क्लस्टर। उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रक्रिया में देरी को समाप्त करने हेतु क्या व्यवस्था की गई? लाइसेंस को ऑटो मोड में देने की व्यवस्था की गई थी। लाइसेंस प्रक्रिया को ऑटो मोड में करने के लिए किन विभागों द्वारा लाइसेंस जारी किए जाते थे? श्रम संसाधन, ऊर्जा, पर्यावरण व वन विभाग, खान, भूतत्व, प्रदूषण, नगर निगम व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। उद्योगों के लिए नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण जैसे कितने प्रमुख विभागों को जोड़कर सुगमता बनाई गई? लगभग 7 से अधिक प्रमुख विभागों और स्थानीय निकायों को। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का सबसे पहला और बड़ा कारण क्या है? कच्चे माल की कमी होना। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का सबसे पहला और बड़ा कारण क्या माना गया है? कच्चे माल की कमी होना। भौगोलिक दृष्टि से बिहार में किस प्राकृतिक संपदा का भारी अभाव है? खनिजों का अभाव है। बिहार में किस प्रकार की बुनियादी सुविधाओं की कमी है? संरचनात्मक सुविधा में कमी, जैसे कि परिवहन, ऊर्जा और भंडार। बाजार के संदर्भ में बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है? स्थानीय स्तर पर बड़े और संगठित बाजार की कमी। औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी क्षेत्र में बिहार की क्या स्थिति है? आधुनिकीकरण हेतु पूंजी और उन्नत तकनीकी कमी। पूंजी निवेश के मामले में बिहार में किस प्रकार के निवेश की भारी कमी देखी गई है? विदेशी निवेश की कमी को। मेगा फूड पार्क एवं आर्थिक प्रभाव। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में मेगा फूड पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? मुजफ्फरपुर जिले के मोतिहारी में मेगा फूड। मोतीपुर मेगा फूड पार्क से मुख्य रूप से किन इकाइयों को लाभ मिलेगा? किसान, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट तथा खुदरा विक्रेता को। देश के कुल 42 मेगा फूड पार्कों में से मुजफ्फरपुर का पार्क कौन सा मंच प्रदान करेगा? यह सभी हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। मोतीपुर मेगा फूड पार्क में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयां लगाई जाएगी? कुल 30 औद्योगिक इकाइयां लगाई जाएगी। मोतीपुर मेगा फूड पार्क में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयां लगाई जाएगी? कुल 30 औद्योगिक इकाइयां लगाई जाएगी। यदि ये औद्योगिक इकाइयां पूरी तरह स्थापित होती है तो राज्य में कितने अतिरिक्त निवेश की संभावना है? 300 करोड़ रुपये से अतिरिक्त निवेश।
बिहार में इथेनॉल उत्पादन का रास्ता साफ होने से किस क्षेत्र में वृद्धि की उम्मीद है? गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा। बिहार में इथेनॉल उत्पादन का रास्ता साफ होने से किस क्षेत्र में वृद्धि की उम्मीद है? गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा। इथेनॉल उद्योग के चालू होने से किसानों को क्या लाभ मिलेगा? किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। इथेनॉल उद्योग के चालू होने से किसानों को क्या लाभ मिलेगा? किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। बड़े पैमाने पर निवेशकों के आने से बिहार के युवाओं को क्या फायदा होगा? बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। बिहार के परिदृश्य को बदलने के लिए सरकार को किस इच्छा शक्ति के साथ काम करना होगा? दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावशाली बनाना होगा। बिहार से मजदूरों के पलायन का कलंक मिटाने के लिए क्या आवश्यक है? बाहर से आने वाले उद्योगपतियों को प्रोत्साहन और सुरक्षित माहौल देना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। बियाडा बियाडा का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, बियाडा का पूर्ण रूप क्या है? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बियाडा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत। बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बियाडा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 प्रावधानों के तहत। बियाडा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में औद्योगिक क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास करना। बिहार में औद्योगिक क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास करना। बिहार में बियाडा के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? बिहार में बियाडा के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? कुल 4 क्षेत्रीय कार्यालय। बियाडा के 4 क्षेत्रीय कार्यालय किन किन शहरों में स्थित है? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। बियाडा के 4 क्षेत्रीय कार्यालय किन किन शहरों में स्थित है? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। औद्योगिक भूमि और विकास को सुगम बनाने के लिए हाल ही में कौन सा संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2017। औद्योगिक भूमि और विकास को सुगम बनाने के लिए हाल ही में कौन सा संशोधन अधिनियम पारित किया गया? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2017। संशोधन अधिनियम 2017 के तहत औद्योगिक क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए किस समिति का गठन किया गया है? औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन समिति का। IAMC का पूर्ण रूप क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया मैनेजमेंट कम्युनिटी। औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन समिति। औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन समिति। औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन समिति। IAMC इंडस्ट्रियल एरिया मैनेजमेंट कम्युनिटी। औद्योगिक इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक एरिया मतलब क्षेत्र, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन और कम्युनिटी मतलब समिति। औद्योगिक क्षेत्र मैनेजमेंट प्रबंधन कमेटी। बियाडा के संशोधित नियम के तहत नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए जमीन कैसे खरीदी जाएगी? सीधे जमीन मालिकों से जमीन खरीदने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारा उद्योग मित्र संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2004 में। उद्योग मित्र की स्थापना किस अधिनियम या एक्ट के तहत की गई थी? सोसाइटी एक्ट 1860। सोसाइटी एक्ट 1860। उद्योग मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? संभावित उद्यमियों को उद्योग की स्थापना या विस्तार करने में सहायता करना। उद्योग मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? संभावित उद्यमियों को उद्योग की स्थापना या विस्तार करने में सहायता करना। नए उद्यमियों को उद्योगों के संचालन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कौन परामर्श देता है? उद्योग मित्र। औद्योगिक इकाइयों के संचालन के दौरान उभरने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए किसकी नियुक्ति की गई है? उद्योग मित्रों की नियुक्ति की गई है। औद्योगिक इकाइयों के संचालन के दौरान उभरने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए किसकी नियुक्ति की गई है? उद्योग मित्र की नियुक्ति की गई है। उद्योग मित्र किनके साथ मिलकर संगोष्ठियां और क्षमता निर्णय गतिविधियां आयोजित करता है? उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और शोधनकर्ताओं के साथ मिलकर। उद्यमियों को बाजार और सरकारी नीतियों के बारे में सूचनाएं कौन उपलब्ध कराता है? उद्योग मित्र संस्था। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं कौशल और उद्यमिता को? बिहार में कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय की स्थापना किस वित्तीय वर्ष हुई है? 2021 से 22 में। बिहार में कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय की स्थापना किस वित्तीय वर्ष में हुई है? वर्ष 2021-22 में। कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य क्या है? राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ना। कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य क्या है? कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य क्या है? राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार और उद्यमिता को जोड़ना। BPSC लेवल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न।
1977 से 85 के दौरान बिहार सरकार द्वारा चीनी मिलों के अधिग्रहण का दीर्घकालिक प्रभाव क्या रहा? प्रबंधन की कमी और वित्तीय संकट के कारण मिलें बंद हो गई। बिहार में निजी निवेश आकर्षित न होने का सबसे बड़ा ढांचागत कारण क्या था? बिजली ऊर्जा की अपर्याप्तता, आपूर्ति और खराब कनेक्टिविटी। अशोक पेपर मिल और डालमिया नगर के बंद होने से बिहार के किस क्षेत्र को सबसे बड़ा झटका लगा? संगठित विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। बिहार सरकार की सिंगल विंडो सिस्टम की तर्ज पर इस पृष्ठ में किस व्यवस्था का उल्लेख है? लाइसेंसों को ऑटो मोड में देने की व्यवस्था। लाइसेंस को ऑटो मोड में देने की व्यवस्था। श्रम संसाधन विभाग और पर्यावरण विभाग का उद्योगों के लाइसेंस में क्या महत्व है? यह सुनिश्चित करना कि उद्योग श्रम कानूनों और ग्रीन नियमों का पालन करें। बिहार में खनिजों के अभाव का मुख्य ऐतिहासिक कारण क्या है? वर्ष 2000 में बिहार का विभाजन और खनिज बहुल झारखंड का अलग होना। परिवहन और भंडार की कमी का कृषि आधारित उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? फसलें जल्दी खराब होती है और लॉजिस्टिक लागत बढ़ जाती है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर को ही मेगा फूड पार्क के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि मुजफ्फरपुर और आसपास का क्षेत्र लीची, मक्का और फल उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बिहार के लिए क्यों सबसे उपयुक्त माना जाता है? क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ कच्चे माल के रूप में फसलें प्रचुर मात्रा में होती है। इथेनॉल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार राज्य। इथेनॉल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार राज्य। सीधे गन्ने के रस से इथेनॉल बनाने पर रोक से बिहार को क्या नुकसान हुआ? राज्य के करोड़ों रुपये का निवेश गंवाना पड़ा और मिले कबाड़ हो गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार के लिए बियाडा क्या भूमिका निभाता है? यह उद्यमियों को आसानी से विवाद मुक्त औद्योगिक भूमि आवंटित करता है। बियाडा का कौन सा क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र को कवर करता है? दरभंगा क्षेत्रीय कार्यालय। भागलपुर बियाडा कार्यालय मुख्य रूप से किस उद्योग के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है? सिल्क रेशम और वस्त्र उद्योग को। संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार IAMC को क्या अधिकार दिया गया है? औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त रख रखाव और सुरक्षा प्रबंधन का अधिकार। सीधे भूमि मालिकों से जमीन खरीदने की बियाडा की नीति से क्या लाभ हुआ है? भूमि अधिग्रहण की जटिल कानूनी प्रक्रिया और समय की बचत। सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत होने का उद्योग मित्र को क्या कानूनी लाभ मिला? 1860 सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत होने का उद्योग मित्र का क्या कानूनी लाभ मिलता है? इसे एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करने की शक्ति मिलती है। नीति निर्माताओं पॉलिसी मार्केट के साथ उद्योग मित्र की बैठक क्यों महत्वपूर्ण है? क्या ताकि धरातल पर आने वाली समस्याओं के आधार पर औद्योगिक नीतियों में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षमता निर्माण गतिविधियों से नए उद्यमियों को क्या लाभ होता है? उन्हें आधुनिक प्रबंधन, विपणन और वित्तीय समझ मिलती है। बिहार में कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय का गठन किस मुख्यमंत्री के कार्यालय में हुआ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय में। बिहार में कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय का गठन किस मुख्यमंत्री के कार्यालय में हुआ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय में। औद्योगिक क्लस्टर इंडस्ट्रियल क्लस्टर क्या होता है? एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्थित समान या पूरक उद्योगों का समूह। बिहार में मैन पावर की उपलब्धता औद्योगिक विकास के लिए किस प्रकार वरदान है? यहाँ प्रचुर मात्रा में सस्ती और अकुशल श्रम शक्ति उपलब्ध है। लाइसेंस के लिए खान भूतत्व विभाग की मंजूरी किस उद्योगों के लिए आवश्यक है? खान भूतत्व विभाग की मंजूरी ईंट भट्ठा, सीमेंट, बालू और निर्माण सामग्री से जुड़े उद्योगों के लिए खान भूतत्व विभाग की मंजूरी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग उद्योग को क्या लाइसेंस लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग उद्योगों को क्या क्लियरेंस देता है? जल आपूर्ति और औद्योगिक अपशिष्ट के प्रबंधन की अनुमति। जल आपूर्ति और औद्योगिक अपशिष्ट वाटर डिस्चार्ज के प्रबंधन की अनुमति। बिहार में विदेशी निवेश न आने का सामाजिक आर्थिक कारण क्या है? अतीत में कानून व्यवस्था की स्थिति और नकारात्मक परसेप्शन। बिहार में कृषि और उद्योगों के बीच की कड़ी को कौन सा क्षेत्र मजबूत कर सकता है? एग्रो बेस्ड कृषि आधारित उद्योग और इथेनॉल प्लांट। डेटा और तथ्य आधारित प्रश्न। वर्ष 2005 में स्थापित बिहार स्टेट शुगर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन किस विभाग के अधीन कार्य करता है? गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार। बिहार सरकार द्वारा घोषित निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत मैन पावर सहूलियत की समय सीमा क्या थी? 31 मार्च 2025। बियाडा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 1974 में। बियाडा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 1974 को। बियाडा संशोधन अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2017 में। संशोधन
बियाडा अधिनियम किस वर्ष पारित हो गया था? 1974 में। और अस्तित्व में कब आया? 2017 में, इतना दिन बाद। उद्योग मित्र की स्थापना 2004 में। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का वर्ष क्या है जिसके तहत उद्योग मित्र निबंधित है? 1860 में ही उद्योग मित्र का निबंधित किया गया था। और आया कब? ये स्थापना 2004 में हुआ है। कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय बिहार में कब स्थापित हुआ? कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2021-22 में। मुजफ्फरपुर का मोतीपुर क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग NH के निकट होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है? NH 28 के निकट व्यापारिक सुगमता प्रदान करना। बिहार के किस क्षेत्र में डालमिया नगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? शाहाबाद रोहतास क्षेत्र में। अशोक पेपर मिल का मुख्य उत्पादन क्या था? कागज और पल्प, कागज की लुगदी। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सुधार किया जा रहा है? एक्सप्रेसवे का निर्माण, निर्बाध बिजली आपूर्ति और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास। बिहार स्टेट शुगर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की चीनी मिलों को कितने वर्षों के लिए लीज पर दिया गया था? सामान्यतः 60 से 90 वर्षों की लंबी अवधि के लीज पर। उद्योग मित्र द्वारा आयोजित संगोष्ठियों का मुख्य फोकस किस वर्ग पर होता है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के नए स्टार्टअप पर। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पास वर्तमान में कुल कितने एकड़ भूमि? बैंक का लक्ष्य हजारों एकड़ विवाद मुक्त भूमि का बड़ा लैंड बैंक बनाने का। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पास वर्तमान में कुल कितने एकड़ भूमि? बैंक का लक्ष्य हजारों एकड़ विवाद मुक्त भूमि का बड़ा लैंड। बिहार में किस फसल की बम्पर पैदावार के कारण इथेनॉल उत्पादन की भारी क्षमता है? गन्ना और मक्का। पूंजी की कमी को दूर करने के लिए बिहार सरकार निवेशकों को क्या वित्तीय सहायता देती है? पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सबवेंशन और स्टाम्प ड्यूटी में छूट। बिहार से होने वाले मजदूरों के पलायन का राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? राज्य अपनी सक्रिय और युवा कार्यशील जनसंख्या को खो रहा है। ऑटोमोड में लाइसेंसिंग जारी करने की व्यवस्था को प्रशासनिक भाषा में क्या कहा जाता है? डीम्ड अप्रूवल या स्वतः मंजूरी व्यवस्था। क्या बियाडा सीधे किसानों से उनकी सहमति से जमीन खरीद सकता है? हाँ। 2017 के संशोधन के बाद सीधे आपसी सहमति से खरीद का प्रावधान है। बिहार में उद्योगों के विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास के तहत कौन सा विभाग प्रदूषण क्लियरेंस देता है? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, BSPCB। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, BSPC। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति। बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति। बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 2016 में। बिहार सरकार ने प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की औद्योगिक विकास दर प्राप्त करने का संकल्प लिया? 15%। बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016 के तहत किस दर को बढ़ावा देने की बात कही गई है? औद्योगिक विकास दर को। बिहार सरकार औद्योगिक विकास दर के साथ साथ किस घटक का योगदान बढ़ाना चाहती है? GSDP में द्वितीय क्षेत्र का। औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016 के तहत किस ढांचे को मजबूत करने पर मुख्य फोकस है? बुनियादी एवं आधारभूत ढांचे पर। नीति के तहत औद्योगिक विकास को गति देने के लिए निवेश बढ़ाने हेतु किन क्षेत्रों को चुना गया है? प्रमुख क्षेत्रों को। औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी ढांचों के विकास के साथ साथ और किस पर बल दिया गया? उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास पे। हाल के वर्षों में बिहार सरकार ने किन विशेष क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नीतियां तैयार की है? बिहार वस्त्र एवं चर्म नीति 2022, चर्म नीति, बिहार वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 और बिहार स्टार्टअप नीति 2022। बिहार सरकार द्वारा दीर्घकालीन नीतिगत दस्तावेज के रूप में किस नई नीति का ढांचा तैयार किया गया है? बिहार जैव ईंधन प्रोत्साहन नीति 2023। बिहार जैव ईंधन प्रोत्साहन नीति किस वर्ष के लिए तैयार की गई है? वर्ष 2023 के लिए। बिहार वस्त्र एवं चर्म नीति किस वर्ष घोषित या प्रभावी की गई थी? वर्ष 2022 में। बिहार वस्त्र एवं चर्म नीति किस वर्ष घोषित या प्रभावी की गई थी? वर्ष 2022 में।
बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016 का मुख्य आर्थिक लक्ष्य क्या है? बिहार में निवेश के माहौल में सुधार लाकर समग्र औद्योगिक विकास करना। बिहार स्टार्टअप नीति 2022। बिहार सरकार ने सबसे पहले स्टार्टअप नीति किस वर्ष सूत्रबद्ध किया था? 2016 में। बिहार की पहली स्टार्टअप नीति 2016 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? पहली स्टार्टअप नीति 2016 को 2017 में संशोधित किया गया। बिहार सरकार ने स्टार्टअप आच्छादन के विस्तार और प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए किस नई नीति की घोषणा की? बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की। बिहार सरकार ने स्टार्टअप आच्छादन के विस्तार और प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए किस नई नीति की घोषणा की? बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के मुख्य उद्देश्य में युवा उद्यमियों के लिए क्या शामिल है? उद्यमिता शिक्षा और करियर का आरंभ, प्रवर्तन और प्रोत्साहन। उद्यमिता शिक्षा और कैरियर का आरंभ, प्रवर्तन और प्रोत्साहन। स्टार्टअप नीति 2022 के तहत वित्तीय सहायता के रूप में किस अनुदान की व्यवस्था की गई है? आरंभिक वित्त पोषण और अनुपयोगी अनुदान, मैचिंग ग्रांट का। स्टार्टअप नीति 2022 के तहत वित्तीय सहायता के रूप में किस अनुदान की व्यवस्था की गई? आरंभिक वित्त पोषण और अनुरूपीय अनुदान। युवा उद्यमियों में कौशल विकास के लिए किस प्रकार के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की घोषणा की गई है? व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों या विद्यालयों में क्या शुरू करने की योजना है? शैक्षणिक मॉड्यूल। छात्रों और नए उद्यमियों को व्यावहारिक अनुभव दिलाने के लिए नीति में क्या शामिल किया गया है? उद्यमियों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम। स्टार्टअप नीति 2022 के तहत इनक्यूबेटर की सेवाएं देने के लिए किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? बिहार नवाचार केंद्र का। इनक्यूबेटर की सेवाएं देने के लिए किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? बिहार नवाचार केंद्र का। बिहार नवाचार केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप को इनक्यूबेटर की बेहतरीन सेवाएं प्रदान करना। स्टार्टअप्स को माल के सुगम परिवहन और भंडारण में मदद के लिए किस सहायता का प्रावधान है? लॉजिस्टिक सहायता का। स्टार्टअप्स को माल के सुगम परिवहन और भंडारण में मदद के लिए किस सहायता का प्रावधान है? लॉजिस्टिक सहायता का। स्टार्टअप के विभिन्न चरणों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रदान किया जाएगा? विभिन्न चरणों के लिए वित्तीय सहायता। स्टार्टअप के विभिन्न चरणों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रदान किया जाएगा? विभिन्न चरणों के लिए वित्तीय सहायता। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत प्रति स्टार्टअप को कितने रुपये तक का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा? 10.00 लाख रुपये का। 10.00 लाख रुपये का। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत प्रति स्टार्टअप को कितने रुपये तक का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा? 10.00 लाख रुपये तक का। प्रति स्टार्टअप मिलने वाला 10 लाख रुपये का आर्थिक अनुदान किस रूप में दिया जाएगा? ब्याज मुक्त ऋण के रूप में। स्टार्टअप्स को दिया जाने वाला 10 लाख रुपये का यह ब्याज मुक्त ऋण कितने वर्षों की अवधि के लिए होगा? 10 वर्षों के लिए। स्टार्टअप के मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा क्या सुविधा दी जाएगी? व्यावसायीकरण के चरण में स्टार्टअप के मूल्य का मुफ्त में आकलन किया जाएगा। व्यावसायीकरण के चरण में स्टार्टअप के मूल्य का मुफ्त में आकलन किया जाएगा। स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किन समूहों को ऋण के रूप में मैचिंग ग्रांट की जाएगी? एंजल समूहों और श्रेणी 1 के वैकल्पिक निवेश कोषों को। एंजल समूहों द्वारा स्टार्टअप में निवेशित मैचिंग रकम को किस रूप में दिया जाएगा? ऋण के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए स्टार्टअप्स को पेटेंट आवेदन करने के खर्च का क्या प्रावधान है? देश में पेटेंट आवेदन करने आदि से जुड़े सारे खर्च खुद सरकार वहन करेगी। स्टार्टअप नीति 2022 के तहत किन वंचित समूहों के आकांक्षी उद्यमियों को विशेष रूप से लाभान्वित किया जाएगा?
SC ST OBC महिला और दिव्यांग उद्यमियों को SC ST और OBC महिला और दिव्यांग उद्यमियों को स्टार्टअप नीति 2022 के तहत किन वंचित समूहों के आकांक्षी उद्यमियों को विशेष रूप से लाभान्वित किया जाएगा? SC ST OBC और महिलाओं और दिव्यांग को। बिहार सरकार ने स्टार्टअप्स की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए किस राष्ट्रीय बैंक के साथ मिलकर कोष बनाया है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के साथ मिलकर। सिडबी के साथ मिलकर बिहार सरकार ने कितने करोड़ रुपए का कोष बनाया? 150 करोड़ रुपए का। 150 करोड़ रुपए के निर्मित कोष को तकनीकी या प्रशासनिक शब्दावली में क्या नाम दिया गया है? कोषों का कोष। 150 करोड़ रुपए के निर्मित कोष को तकनीकी या प्रशासनिक शब्दावली में क्या नाम दिया गया? कोषों का कोष। नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक है बिहार में स्थापित 6 औद्योगिक प्रदेश। बिहार में स्थापित 6 औद्योगिक प्रदेश। बिहार में प्रशासनिक एवं औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से कुल कितने औद्योगिक प्रदेश शामिल है? 6 औद्योगिक प्रदेश। बरौनी औद्योगिक प्रदेश बिहार के किस मुख्य औद्योगिक क्षेत्र या स्थान के अंतर्गत आता है? बरौनी में। बरौनी औद्योगिक प्रदेश बिहार के किस मुख्य औद्योगिक क्षेत्र या स्थान के अंतर्गत आता है? बरौनी। सोनघाटी औद्योगिक प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में है? कैमूर जिले में। सोनघाटी औद्योगिक प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में? कैमूर जिले में। दक्षिण पश्चिम बिहार के मैदान का औद्योगिक प्रदेश का मुख्य केंद्र कौन सा शहर है? पटना। दक्षिण पश्चिम बिहार के मैदान का औद्योगिक प्रदेश का मुख्य केंद्र कौन सा शहर है? पटना। दक्षिण पूर्वी बिहार के मैदान का औद्योगिक प्रदेश किस मुख्य जिले या क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मुंगेर। दक्षिणी पूर्व बिहार के मैदान का औद्योगिक प्रदेश किस मुख्य जिले या क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मुंगेर। गया गुरारू औद्योगिक प्रदेश का संबंध बिहार के किस जिले से है? गया से। गया गुरारू औद्योगिक प्रदेश का संबंध बिहार के किस जिले से है? गया से। उत्तर पश्चिम गंगा मैदान का चीनी औद्योगिक प्रदेश का मुख्य विस्तार किस क्षेत्र में है? चंपारण क्षेत्र में। उत्तर पश्चिम गंगा मैदान का चीनी औद्योगिक प्रदेश का मुख्य विस्तार किस क्षेत्र में? चंपारण क्षेत्र में। चंपारण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रदेश को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पश्चिमी गंगा मैदान का चीनी औद्योगिक प्रदेश। चंपारण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रदेश को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पश्चिम गंगा मैदान का चीनी औद्योगिक प्रदेश। कैमूर जिला बिहार के किस विशिष्ट औद्योगिक प्रदेश का हिस्सा है? सोनघाटी औद्योगिक प्रदेश का। कैमूर जिला बिहार के किस विशिष्ट औद्योगिक प्रदेश का हिस्सा है? सोनघाटी औद्योगिक प्रदेश का। मुंगेर क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेशों के वर्गीकरण में क्या नाम दिया गया है? मुंगेर क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेशों के वर्गीकरण में क्या नाम दिया गया है? दक्षिण पूर्व बिहार के मैदान का औद्योगिक प्रदेश। दक्षिण पूर्व बिहार के मैदान का औद्योगिक प्रदेश। पटना क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेशों के वर्गीकरण के नाम पटना क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेशों के वर्गीकरण में क्या नाम दिया गया है? दक्षिण पश्चिम बिहार के मैदान का औद्योगिक प्रदेश। पटना क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेशों के वर्गीकरण में क्या नाम दिया गया है? दक्षिण पश्चिमी बिहार के मैदान का औद्योगिक प्रदेश। गया जिले के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक प्रदेश का नाम क्या है? गया गुरारू औद्योगिक प्रदेश। गया गुरारू औद्योगिक प्रदेश। मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न वर्गों के लिए चलाई जा रही कंबाइंड योजनाओं को क्या नाम दिया गया? मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। महिलाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी विशिष्ट योजना चलाई जा रही है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। महिलाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी विशिष्ट योजना चलाई जा रही है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। बिहार के युवाओं को नए उद्योग स्थापित करने में मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। बिहार के युवाओं को नए उद्योग स्थापित करने में मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना।
अनुसूचित जाति के नागरिकों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए किस योजना का प्रारंभ किया गया? मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति उद्यमिता योजना। अनुसूचित जाति के नागरिकों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए किस योजना का प्रारंभ किया गया है? मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति उद्यमिता योजना। अनुसूचित जनजाति के लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए कौन सी उद्यमी योजना कार्य कर रही है? मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना। अति पिछड़ी जाति के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री अति पिछड़ी जाति उद्यमी योजना। अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों के लिए स्वरोजगार सुनिश्चित करने वाली योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। बिहार के सभी वर्गों के लघु स्तर के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी व्यापक योजना चलाई जा रही है? बिहार लघु उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का आरंभ किस वित्तीय वर्ष में किया गया था? 2023 से 24 में। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का आरंभ किस वित्तीय वर्ष में किया गया था? वर्ष 2023 से 24 में। बिहार लघु उद्यमी योजना को किस वर्ष या यंत्र में प्रारंभ किया गया था? बिहार लघु उद्यमी योजना को किस वर्ष या सत्र में प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2023 से 24 में। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन के तहत संयुक्त रूप से किन दो योजनाओं का आरंभ हुआ है? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत। मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का मुख्य सामाजिक आर्थिक उद्देश्य क्या है? राज्य के विभिन्न जातिगत, लैंगिक और सामाजिक समूहों में उद्यमिता और रोजगार का सृजन करना। मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजनाओं का मुख्य सामाजिक आर्थिक उद्देश्य क्या है? राज्य के विभिन्न जातिगत, लैंगिक और सामाजिक समूहों में उद्यमिता और रोजगार का सृजन करना। मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजनाओं का मुख्य सामाजिक आर्थिक उद्देश्य क्या है? राज्य के विभिन्न जातिगत, लैंगिक और सामाजिक समूहों में उद्यमिता और रोजगार का सृजन करना। राजकीय सार्वजनिक उद्यमों के साथ संयुक्त उद्यम नीति 2020। राजकीय सार्वजनिक उद्यमों के साथ संयुक्त उद्यम नीति 2020। बिहार सरकार द्वारा संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किस नीति की घोषणा की गई है? राजकीय सार्वजनिक उद्यमों के साथ संयुक्त उद्यम नीति 2020। राजकीय सार्वजनिक उद्यमों के साथ संयुक्त उद्यम नीति 2020 किस निश्चित तिथि से प्रभावी मानी जाती है? 24 अगस्त 2020 से। राजकीय सार्वजनिक उद्यमों के साथ संयुक्त उद्यम नीति 2020 किस निश्चित तिथि से प्रभावी मानी जाती है? 24 अगस्त 2020 से। यह संयुक्त उद्यम नीति 2020 किस पूर्ववर्ती मुख्य नीति के लागू रहने की पूरी अवधि तक प्रभावी रहेगी? बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016 की अवधि तक। बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016 की अवधि तक। बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016 के प्रभावी रहने की अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई है? 31 मार्च 2025 तक। बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016 के प्रभावी रहने की अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई है? 31 मार्च 2025 तक। संयुक्त उद्यम नीति 2020 के अनुसार यह नीति मूल रूप से कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2025 तक। संयुक्त उद्यम नीति 2020 के अनुसार यह नीति मूल रूप से कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2025 तक। संयुक्त उद्यम नीति 2020 का मुख्य प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण है? एक ऐसी व्यवस्था जिसके जरिए एक या अधिक पक्ष इस नीति में वर्णित उद्देश्यों के लिए आर्थिक क्रियाकलाप करेगा। नीति के तहत आर्थिक क्रियाकलापों के संचालन हेतु स्थापित होने वाली इकाइयों पर किसका नियंत्रण होगा? उन पर संयुक्त नियंत्रण होगा। वर्तमान नीति में संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए किन इकाइयों को प्राथमिकता
दी जाएगी। वर्तमान नीति में संयुक्त उद्यमों की स्थापना को तरजीह दी जाएगी। वर्तमान नीति में संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए किन इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी? वर्तमान नीति में संयुक्त उद्यमों की स्थापना को तरजीह दी जाएगी। संयुक्त उद्यमों की स्थापना को प्राथमिकता देने के पीछे मुख्य तार्किक कारण क्या बताया गया है? संयुक्त उद्यमों की स्थापना को प्राथमिकता देने के पीछे मुख्य तार्किक कारण क्या बताया गया? ताकि संबंधित पर्यटन एक दूसरे को क्षमताओं को लाभ उठा सके। नीति के अनुसार किन इकाइयों को संयुक्त उद्यम के तहत विशेष रूप से सहायता की आवश्यकता होती है? जिन्हें वर्तमान में कम जोखिम की कीमत पर स्वतंत्र रूप से संसाधन हासिल करने की स्वक्षमता नहीं है। यह नीति किसके बीच साझेदारी या पार्टनरशिप के मॉडल को बढ़ावा देती है? राजकीय, सार्वजनिक उद्यमों और निजी अन्य आर्थिक पक्षों के बीच। संयुक्त उद्यम के अंतर्गत लिए जाने वाले निर्णयों और प्रबंधकीय ढांचों का आधार क्या होता है? दोनों पक्षों का संयुक्त नियंत्रण और अनुबंध के अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप। विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति योजना। विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति 2020। उद्योगों की भूमि उपलब्ध कराने और राहत देने के लिए उद्योग विभाग ने किस नीति को अधिसूचित किया है? विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति 2020। विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति 2020 किस सरकारी विभाग द्वारा जारी की गई है? उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा। उद्योग विभाग और बिहार सरकार के द्वारा। विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति 2020 का प्राथमिक मुख्य लक्ष्य क्या है? आकर्षक मूल्य पर आसान शर्तों पर जमीन उपलब्ध कराना। उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने हेतु शर्तों को कैसे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? आसान शर्त को। विशेष भूमि आवंटन नीति के तहत जमीन की कीमतों को कैसा रखने का प्रावधान किया गया है? आकर्षक मूल्य। इस नीति के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली जमीन सबसे पहले किन इकाइयों को आवंटित की जाएगी? बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के सूचीबद्ध इकाइयों को। नीति के तहत प्राथमिकता प्राप्त करने वाली इकाइयां किस क्षेत्र से संबंधित होनी चाहिए? श्रम प्रधान विनिर्माण इकाइयों। श्रम प्रधान विनिर्माण इकाइयों। श्रम प्रधान विनिर्माण इकाइयों को भूमि आवंटन में प्राथमिकता देने का मुख्य कारण क्या है? ताकि राज्य में बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार का सृजन हो सके। ताकि राज्य में बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार का सृजन हो सके। विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति 2020 के तहत किस पुरानी नीति को सूची का उपयोग किया जा रहा है? बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 की सूची को। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीपीएससी का प्रश्न कुछ। बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016 के तहत किस क्षेत्र के संरचनात्मक विकास को प्राथमिकता दी गई है? आधारभूत और बुनियादी औद्योगिक ढांचे के विकास को। बिहार में औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2022 में घोषित की गई 2 विशिष्ट आर्थिक नीतियां कौन कौन सी हैं? बिहार वस्त्र एवं चर्म नीति और बिहार स्टार्टअप नीति। बिहार वस्त्र एवं चर्म नीति और बिहार स्टार्टअप नीति। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के क्रियान्वयन में मुक्स की क्या भूमिका तय की गई है? इसके माध्यम से व्यापक स्तर पर ऑनलाइन उद्यमिता पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के क्रियान्वयन में मुक्स की क्या भूमिका तय की गई है? इसके माध्यम से व्यापक स्तर पर ऑनलाइन उद्यमिता पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। बिहार नवाचार केंद्र की स्थापना का संबंध बिहार सरकार की किस विशिष्ट नीति से है? बिहार स्टार्टअप नीति 2022 से। बिहार नवाचार केंद्र की स्थापना। बिहार नवाचार केंद्र की स्थापना का संबंध बिहार सरकार की किस विशिष्ट नीति से है? बिहार स्टार्टअप नीति 2022। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 से। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के वित्तीय संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है?
राष्ट्रीय स्तर के बैंक सिडबी और वैकल्पिक निवेश कोषों के राष्ट्रीय स्तर के बैंक सिडबी और वैकल्पिक निवेश कोषों के स्टार्टअप नीति 2022 के अंतर्गत मिलने वाला 10 लाख का ऋण किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यह पूर्णतः ब्याज मुक्त इंटरेस्ट फ्री कैपिटल फंड की श्रेणी में आता है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या सहायता दी जाती है? देश में पेटेंट आवेदन करने का 100% खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। देश में पेटेंट आवेदन करने का 100% खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बिहार सरकार की स्टार्टअप नीति में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए किन समूहों को विशेष रियायत दी गई है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांग को। सिडबी के साथ मिलकर बनाया गया 150 करोड़ का कोषों का कोष मुख्य रूप से क्या कार्य करेगा? यह स्टार्टअप के विभिन्न चरणों में पूंजी की तरलता और वित्तीय संवर्धन को सुनिश्चित करेगा। बिहार के औद्योगिक प्रादेशिक वर्गीकरण में चीनी उद्योग का संकेंद्रण मुख्य रूप से किस मैदानी भाग में पाया जाता है? उत्तर पश्चिम गंगा के मैदानी भाग चंपारण क्षेत्र में। बिहार में बरौनी क्षेत्र किस प्रकार के औद्योगिक प्रदेश के रूप में स्थापित और वर्गीकृत है? बरौनी औद्योगिक प्रदेश के रूप में है। कैमूर जिला किस नदी घाटी औद्योगिक प्रदेश का मुख्य प्रशासनिक और भौगोलिक हिस्सा है? सोन नदी घाटी, सोन घाटी औद्योगिक प्रदेश का। मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत समाज के किस वर्ग को वित्तीय वर्ष 2023-24 में नया प्रोत्साहन दिया गया? अल्पसंख्यक समुदाय। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के माध्यम से बिहार लघु उद्यमी योजना 23-24 का मुख्य ध्येय क्या है? जमीनी स्तर पर छोटे और सीमांत उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। राजकीय सार्वजनिक उद्यमों के साथ संयुक्त उद्यम नीति 2020 को लागू करने का मुख्य रणनीतिक समय क्या था? कोविड-19 महामारी के दौरान 24 अगस्त 2020 को। संयुक्त उद्यम नीति 2020 के तहत संयुक्त नियंत्रण शब्द का क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक, सरकारी और निजी या अन्य आर्थिक पक्षों द्वारा मिलकर व्यावसायिक निर्णय लेना। संयुक्त उद्यम नीति 2020 की समय सीमा को किस वर्ष तक के लिए वैध या सीमित रखा गया है? 31 मार्च 2025 तक। विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति 2020 के तहत उद्योगों को आकर्षित करने के लिए किन 2 मुख्य घटकों पर जोर दिया गया है? आकर्षक भूमूल्य और आवंटन की सरल एवं सुगम शर्तें। भूमि आवंटन नीति 2020 के अंतर्गत आम माफी का अप्रत्यक्ष लाभ किन इकाइयों को मिल सकता है? जो इकाइयां पूर्व की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ थी या वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। जो इकाइयां पूर्व की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ थी या वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। विशेष भूमि आवंटन नीति के तहत श्रम प्रधान विनिर्माण इकाइयों को प्राथमिकता देने का अंतिम आर्थिक परिणाम क्या होगा? इससे बिहार से होने वाले मानव संसाधन के पलायन में कमी आएगी और स्थानीय स्तर व्यापक रोजगार बढ़ेगा। विशेष भूमि आवंटन नीति के तहत श्रम प्रधान विनिर्माण इकाइयों को प्राथमिकता देने का अंतिम आर्थिक परिणाम क्या होगा? इससे बिहार से होने वाले मानव संसाधन के पलायन में कमी आएगी और स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार मिलेगा। बिहार स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार की शासन व्यवस्था के अंग। बिहार की शासन व्यवस्था को मुख्य रूप से कितने अंगों या भागों में रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया गया? 5 अंगों में। संसद के प्रतिनिधित्व, राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य न्यायपालिका और स्थानीय स्वशासन। राज्य का 3 है, राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका और राज्य न्यायपालिका। एक संसद के प्रतिनिधित्व और एक स्थानीय स्वशासन। टोटल मिला के 5 हो गए। भारतीय संसद में बिहार राज्य के प्रतिनिधित्व को किन 2 स्तरों पर विभाजित किया गया है? लोकसभा और राज्यसभा में। बिहार की राज्य विधायिका के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद।
बिहार राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत किन प्रमुख घटकों को शामिल किया गया? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा प्रशासनिक अधिकारी। बिहार की राज्य न्यायपालिका को किन 2 स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है? उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बिहार में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले 2 प्रभाग कौन से हैं? पंचायती राज और नगरीय स्वशासन। राज्य विधायिका का वह कौन सा अंग है जो उच्च सदन कहलाता है और आरेख में शामिल है? विधान परिषद। राज्य विधायिका का वह कौन सा अंग है जो लोकप्रिय या निम्न सदन कहलाता है? विधानसभा। प्रशासनिक अधिकारी शासन व्यवस्था के किस अंग के प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी या उसके भाग के रूप में कार्य करता है? राज्य कार्यपालिका के। पंचायती राज व्यवस्था बिहार के किस प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा है? स्थानीय स्वशासन का। बिहार की भूमिका एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का एक अभिन्न भाग बना रहा? वर्ष 1912 तक। एक पृथक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था? राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को गठन हो गया था। 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को गठित बिहार प्रांत में वर्तमान का कौन सा अन्य राज्य भी शामिल था? उड़ीसा राज्य शामिल था। बिहार और उड़ीसा का संयुक्त अस्तित्व एक प्रांत के रूप में किस तिथि तक बना रहा? 1 अप्रैल 1936 तक। बिहार प्रांत को विभाजित कर बिहार एवं उड़ीसा नाम के 2 नए प्रांत का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1936 को। बिहार के आधुनिक इतिहास में किस तिथि को बिहार से अलग करके झारखंड को एक नया राज्य बनाया गया? 15 नवंबर 2000 को। वर्ष 2000 में विभाजन के समय झारखंड संयुक्त का कुल कितना प्रतिशत भूभाग लेकर अलग हुआ था? 45.85% भाग लेकर अलग हुआ था। झारखंड के पृथक्करण के परिणाम स्वरूप वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा। झारखंड विभाजन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन सा है? 13वां स्थान। झारखंड विभाजन के बाद क्षेत्रफल की एरिया की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन सा है? 13वां स्थान। बिहार राज्य के गठन की याद में प्रतिवर्ष 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बिहार दिवस। 22 मार्च 1912 को गठन के अनुसार बिहार दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1912 से लेकर वर्ष 2000 तक बिहार का कुल कितनी बार प्रमुख भौगोलिक राजनीतिक विभाजन हुआ है? 2 बार। पहला 1936 में उड़ीसा से, दूसरा झारखंड से 2000 ईस्वी में। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होते समय बिहार में कौन से 2 मुख्य क्षेत्र शामिल थे जो वर्तमान में अलग राज्य है? उड़ीसा और झारखंड। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान भारत के किस ऐतिहासिक विभाजन के बाद सुनिश्चित हुआ है? 15 नवंबर 2000 के बिहार झारखंड विभाजन के बाद। राज्य विधायिका का विकास 1912 से 1921 तक। राज्य विधायिका का विकास 22 मार्च 1912 को गठित नए प्रांत का आधिकारिक नाम क्या था? संयुक्त बिहार या उड़ीसा प्रांत। संयुक्त बिहार या उड़ीसा प्रांत बोलते थे। 1 अप्रैल 1912 को संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन नियुक्त किए गए थे? चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली को विधायी कार्यों में सलाह देने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? बिहार विधान परिषद की। वर्ष 1912 में नवगठित बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 43 सदस्य। 1912 की 43 सदस्यीय बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? 24 सदस्य। वर्ष 1912 की प्रथम विधान परिषद में लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 19 सदस्य। बिहार विधान परिषद के इतिहास में इसकी सर्वप्रथम बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी? 20 जनवरी 1913 को। बिहार विधान परिषद की ऐतिहासिक प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को किस स्थान पर बुलाई गई थी? पटना कॉलेज बांकीपुर के सभागार में। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष 1920 में बिहार व उड़ीसा प्रांत के लिए गवर्नर पूर्ण राज्यपाल पद का सृजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर बनने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार में गवर्नर के शासन की स्थापना के पश्चात विधान परिषद की कुल सदस्य की संख्या 43 से बढ़कर कितनी कर दी गई? 103। विस्तारित 103 सदस्यीय विधान परिषद में निर्वाचित इलेक्टेड सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 76। गवर्नर शासन के अंतर्गत गठित 103 सदस्यीय विधान परिषद में गवर्नर द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? 27 सदस्य। गवर्नर शासन व्यवस्था लागू होने के बाद प्रथम विधान परिषद की स्थिति को अस्तित्व में आई? 7 फरवरी 1921 को।
7 फरवरी 1921 को अस्तित्व में आई बिहार उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम सभापति के रूप में कौन मनोनीत हुए थे? सर वॉल्टर मूर। सर वॉल्टर मूर। चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने बिहार के किस पद पर कार्यरत कार्यभार का 1 अप्रैल 1912 को संभाला था? लेफ्टिनेंट गवर्नर का। चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने बिहार के किस पद का कार्यभार 1 अप्रैल 1912 को संभाला था? लेफ्टिनेंट गवर्नर का। बिहार में किस वर्ष लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को गवर्नर के पद में अपग्रेड या परिवर्तित किया गया? वर्ष 1920 को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राज्य विधायिका का विकास, वर्ष 1935 से 1937 तक। राज्य विधायिका का विकास, वर्ष 1935 से 1937। उड़ीसा के बिहार से पृथक होने के बाद केवल बिहार राज्य के लिए अलग विधान परिषद का गठन कब किया गया था? 28 मार्च 1936 को। उड़ीसा के बिहार से पृथक होने के बाद केवल बिहार राज्य के लिए अलग विधान परिषद का गठन कब किया गया था? 28 मार्च 1936 को। किस ब्रिटिश अधिनियम में निहित प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधानों के तहत बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल व्यवस्था किस वर्ष पूर्णतः अस्तित्व में आई? 1937 में। वर्ष 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के तहत गठित बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 152 सदस्य। वर्ष 1937 के द्विसदनीय विधानमंडल में उच्च सदन यानी बिहार विधानमंडल वर्ष 1937 के द्विसदनीय विधानमंडल में उच्च सदन यानी बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी? 29 सदस्य। बिहार विधान परिषद की आधिकारिक वेब पोर्टल का नाम क्या है जिसका संदर्भ पाठ में दिया गया है? VIDHAN विधान परिषद .bihar.government.in विधान परिषद बिहार.government.in। 28 मार्च 1936 को गठित विधान परिषद 28 मार्च 1936 को गठित विधान परिषद का क्षेत्राधिकार केवल किस राज्य तक सीमित कर दिया गया था? बिहार राज्य तक, उड़ीसा से अलग होने के बाद। बिहार का द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत का मुख्य आधार कौन सा संवैधानिक सुधार या अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1935। वर्ष 1937 के बिहार विधानमंडल में निम्न सदन जिसे विधानसभा कहते हैं और उच्च सदन विधान परिषद, निम्न सदन विधानसभा उच्च सदन विधान परिषद की कुल संयुक्त सदस्य संख्या कितनी थी? 181 सदस्य। बिहार विधान परिषद के प्रथम मनोनीत सभापति सर वॉल्टर मूर का कार्यकाल किस शासन व्यवस्था के तहत शुरू हुआ था? गवर्नर शासन के तहत 7 फरवरी 1921 से। गवर्नर शासन के तहत 7 फरवरी 1921 से। वर्तमान संसदीय प्रतिनिधित्व एवं लोकसभा आरक्षण व्यवस्था, वर्तमान संसदीय प्रतिनिधित्व एवं लोकसभा आरक्षण व्यवस्था। वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार बिहार राज्य में लोकसभा के कुल कितनी सीटें आवंटित थी? वर्तमान प्रशासनिक अभी का व्यवस्था के अनुसार बिहार राज्य में लोकसभा के कुल कितनी सीटें आवंटित है? 40 सीटें। वर्तमान संसदीय प्रतिनिधि एवं लोकसभा आरक्षण व्यवस्था के बारे में सारा क्वेश्चन है। वर्तमान में बिहार राज्य में भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए कुल कितनी सीटें? 16 सीटें। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित अनुसूचित SC के लिए आरक्षित है? 6 सीटें। बिहार में अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित 6 लोकसभा सीटों के नाम क्या क्या है? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, गया, जमुई तथा सासाराम। बिहार में अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित से 6 लोकसभा सीटों के नाम क्या क्या हैं? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, गया, जमुई तथा सासाराम। इन जगहों में सीटें खाली हैं। क्या वर्तमान में बिहार में राज्यसभा की 16 सीटों में से कोई सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? नहीं। नोट के अनुसार आरक्षण केवल लोकसभा की 6 सीटों पर ही है। लोकसभा की 6 सीटों पर ही है, राज्यसभा की सीटों पर नहीं है। उत्तरी बिहार का वह कौन सा जिला क्षेत्र है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों में शामिल है? गोपालगंज और समस्तीपुर। जमुई लोकसभा सीट वर्तमान में संसद के किस सदन में प्रतिनिधित्व हेतु अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है? लोकसभा के लिए। बिहार में कुल संसदीय सीटों जिसमें हम लोकसभा और राज्यसभा की संख्या वर्तमान में कितनी है? 40 + 16 56 सीटें। सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार में किस वर्ग के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए। हाजीपुर और गया लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों हेतु क्या विशेष संवैधानिक स्थिति लागू है? ये सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अब BPSC लेवल का कुछ गहन विश्लेषण प्रश्न। 1912 की विधान परिषद में 43 सदस्य और 1921 की विधान परिषद में 103 सदस्य
में निर्वाचित सदस्यों का अंतर कितना है? चुना गया सदस्य का अंतर कितना है? 52 सदस्य। निर्वाचित सदस्यों का अंतर कितना है? 52 सदस्य। 52 सदस्य। 1912 और 1921 के संशोधन के बीच विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई है? 8 सदस्यों की वृद्धि 19 से बढ़ाकर 27 कर दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बिहार में किस नए शीर्ष कार्यकारी पद का सृजन हुआ जो पहले नहीं था? गवर्नर, राज्यपाल का पद। बिहार विधान परिषद की स्थापना के समय 1912 में परिषद में निर्वाचित सदस्यों का प्रतिशत लगभग कितना था? 55.8%। गवर्नर शासन के तहत 1921 में विस्तारित परिषद में निर्वाचित सदस्यों का अनुपात कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था? लगभग 73.7%। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के गवर्नर बनने से पूर्व बिहार का प्रशासनिक प्रमुख ब्रिटिश काल में किस पदनाम से जाना जाता था? लेफ्टिनेंट गवर्नर। बिहार इतिहास में 20 जनवरी 1913 का दिन किस विधायी संस्था की पहली बैठक के रूप में दर्ज है? बिहार विधान परिषद। वर्ष 1937 में स्थापित बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 152। उसी वर्ष की विधान परिषद की सदस्य संख्या 29 से कितनी अधिक है? 123 सदस्य अधिक है। बिहार की वर्तमान राजनीतिक प्रणाली में संसद के निचले सदन लोकसभा में आरक्षित सीटों का प्रतिशत कुल कितना सीट है? 15%। 40 में से 6 सीटें। जमुई, गया और समस्तीपुर में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर पर क्या समानता पाई गई? ये तीनों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र हैं। तिथियों एवं अधिनियमों कलम प्रांतीय स्वायत्तता 1935 एक्ट लागू होने से ठीक पहले बिहार से उड़ीसा के अलग होने के बाद किस तिथि को बिहार विधान परिषद का पुनर्गठन हुआ? 28 मार्च 1936 को। चार्ल्स स्टुअर्ट बेली की नियुक्ति के कितने समय बाद बिहार विधान परिषद की पहली बैठक आयोजित हो सकी थी? लगभग 9 महीना के बाद। भारत सरकार अधिनियम 1919 के पारित होने के बाद बिहार में प्रथम गवर्नर शासन आधारित विधान परिषद का अस्तित्व में आया 7 फरवरी 1921 को। बिहार के इतिहास में बांकीपुर पटना का महत्व किस विधायी घटनाक्रम से सीधे जुड़ा हुआ है? बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 1913 के आयोजन स्थल के रूप में। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति किस वर्ष के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत संभव हुई है? भारत सरकार अधिनियम 1919। बिहार से झारखंड के अलग होने पर बिहार के क्षेत्रफल रैंकिंग में जो बदलाव आया उसका मुख्य कारण कितना प्रतिशत भूभाग गंवाना था? 45.85% भूभाग। गोपालगंज और हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व संसद के किस सदन में केवल आरक्षित श्रेणी के माध्यम से होता है? लोकसभा में। पाठ्यपुस्तक के अनुसार बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल की नींव किस वर्ष के अधिनियम द्वारा रखी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। वर्ष 1921 में विधान परिषद के सभापति पद के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी को मनोनीत किया गया था? सर वोल्टर मोर को। बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक होने की घोषणा और वास्तविक रूप से कार्यभार संभालने की तिथियां क्या क्या है? घोषणा गठन 22 मार्च 1912 और कार्यभार चार्ल्स स्टुअर्ट बेली 1 अप्रैल 1912। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संरचनात्मक शुद्धता एवं विशिष्ट प्रश्न। राज्य के मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से शासन के किस प्रमुख स्तंभ का संचालन करते थे? राज्य कार्यपालिका का। अधीनस्थ न्यायालय सीधे तौर पर राज्य के किस शीर्ष न्यायिक अंग के नियंत्रण में कार्य करते हैं? उच्च न्यायालय के। नगरीय स्वशासन जैसे नगर निगम, नगर परिषद शासन व्यवस्था के किस मूल वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? स्थानीय स्वशासन। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? राज्य विधायिका। ब्रिटिश काल में बिहार उड़ीसा प्रांत के लिए गवर्नर पद का सृजन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1920 में। वर्ष 1937 में द्विसदनीय व्यवस्था के तहत उच्च सदन विधान परिषद में कुल कितने सदस्य शामिल थे? 29 सदस्य। बिहार के विभाजन के बाद वर्तमान में इसकी संख्या के आधार पर देश में क्या रैंकिंग है? थर्ड। बिहार की शासन व्यवस्था को आरेख के अनुसार संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व के तहत कौन से 2 विकल्प दिए गए हैं? लोकसभा और राज्यसभा में। वर्ष 1912 में स्थापित विधान परिषद में कुल मनोनीत सदस्यों 19 की संख्या निर्वाचित सदस्यों 24 से कितनी कम है? 5। वर्ष 1912 में स्थापित विधान परिषद में कुल मनोनीत सदस्यों 19 की संख्या निर्वाचित सदस्यों 24 से कितनी कम है? 5। वर्ष 1921 की 103 सदस्यीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का बाहुल्य था या मनोनीत सदस्य? निर्वाचित सदस्य का 76, निर्वाचित 27 मनोनीत।
बिहार राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन अध्ययन के अंतर्गत प्रस्तुत इस पृष्ठ की संख्या है। चैप्टर पेज नंबर क्या? अरे यार हटो, ये कुछ नहीं है। बिहार विधान परिषद की ऐतिहासिक जानकारी के लिए इस पृष्ठ में किस आधिकारिक स्रोत का उल्लेख किया गया है? vidanparishad.bihar.government.in। क्या सासाराम और समस्तीपुर दोनों लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित श्रेणी में आता है? हाँ, दोनों आता है। गवर्नर शासन के तहत गठित प्रथम विधान परिषद के अस्तित्व में आने की पूर्व तिथि क्या है? 7 फरवरी 1921। बिहार के किस भूतपूर्व हिस्से को वर्तमान में झारखंड राज्य के नाम से जाना जाता है? संयुक्त बिहार का दक्षिणी भाग, जो 45.85% था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार में किस प्रकार के विधानमंडल, एक सदनीय या द्विसदनीय की व्यवस्था की गई? द्विसदनीय विधानमंडल की। चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने किस तिथि को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद ग्रहण किया था? 1 अप्रैल 1912 को। चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने किस तिथि को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद ग्रहण किया था? 1 अप्रैल 1912 को। वर्ष 1920 में बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बनने का गौरव किसे प्राप्त है? वर्ष 1920 में बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बनने का गौरव किसे प्राप्त है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक पटना कॉलेज के किस विशिष्ट स्थानीय भाग में हुआ था? सभागार में हुआ था। वर्तमान बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटों में से गैर आरक्षित सामान्य वर्ग की सीटों की संख्या कितनी है? 34 सीटें, कुल 40 में से 6 आरक्षित।